नेक्स्ट वेबिनार की लिंक चेंज करते हैं। जी। ठीक है सर, धन्यवाद। और आपने देखा ना, ये क्षणिक बाधित तब भी हो जाता है जब प्लेन में होते हैं तो कान बंद हो जाते हैं, हम कान उसमें इसी बंद एयर हो प्रेशर जाता वेबिनार ज्यादा का होता है, वो भी चीज वही बन हार्दिक जाती है। स्वागत करते हैं अपनी 1305वीं वेबिनार, जो कि आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ जिसके नाम से ही आदमी शहर का घबराता है, लेकिन मैं उस बंगाल में रहता हूँ जहाँ हाथी गांव में घुसा चला आता है। ये भी एक बड़ी विसंगति है। बंगाल के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ के कारण आतंकित हैं और उसी वाइल्ड लाइफ पे जिंदा है। हमारे बंगाल में सुंदरवन है, उसी सुंदरवन पे सब लोग जिंदा हैं। लेकिन कभी यदि किसी बाघ को ज्यादा भूख लग रही होती है तो वो बाघ उनको चट करके मामला खत्म कर देता है, वासी देशवासी से स्वर्गवासी बना देता है। तो मैं इसी वाइल्ड लाइफ के अलग अलग पहलुओं पे अपने स्पीकर्स का स्वागत करते हैं। हम 1305वीं आयुष समृद्धि वेबिनार में वाइल्ड लाइफ हेल्थी इकोसिस्टम, ये भी कहा जाता है कि यदि वाइल्ड लाइफ नहीं हो, खूंखार जानवर नहीं हो, तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो आजकल सबसे खूंखार तो मुझे आदमी लगता है, क्योंकि आदमी मेरे ख्याल से कल्टीवेट करने के लिए मछलियां और बकरे पैदा करता है। ये किसी जानवर में हिम्मत नहीं है कि अपने खाने के लिए वो दूसरे जानवर को पैदा कर ले। लेकिन आदमी ऐसा सबसे बड़ा, मतलब मैं डॉट 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 फुल स्टॉप कहता हूँ, वो इतना स्वार्थी है कि अपने लिए वो प्रॉन भी उगा लेता है, मछली भी उगा लेता है और बकरी भी उगा लेता है। मुर्गियां तो खैर कॉमन बात है। तो मैं इन्हीं सब बातों पे विचार रखने के लिए आदरणीय मुदित जी का बहुत स्वागत करता हूँ, कनाडा से सकत जी का बहुत स्वागत करता हूँ, और अग्निहोत्री सर से आग्रह करता हूँ कि वो प्राकथन के रूप में कुछ कहें, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में हैं। ये कहा जाता है कि कल ही मैंने टीवी में सुना कि अमेजोन का जंगल और 20% ऑक्सीजन हम लोगों को दे रहा है। तो जो अमेजोन के जंगल में जिसमें इतने जानवर हैं, इकोसिस्टम स्ट्रांग है, वहां से हम लोग ऑक्सीजन पाते हैं। इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर वी के अग्निहोत्री सर का प्राकथन स्वागत है। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे आज के इस वाइल्ड लाइफ डे के कमेमोरेशन के लिए हम जो इकट्ठे हुए हैं, उसमें हमारे आज के अतिथि बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही फील्ड के अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और साथ में एक्सपीरियंस भी है और लर्निंग भी उनकी बहुत अच्छी है। जैसे आपने जिक्र किया, हमारी स्थिति भी उससे कम नहीं है। आपका सुंदरबन की, आपने बंगाल की बात बताई, बंगाल में तो है ही है। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में जब से ये 2 लाइन 4 लाइन और ये बड़े नेशनल हाईवे बनने की स्थिति आ गई है, हमको ये एलिफेंट कॉरिडोर बनवाया गया अभी, नहीं तो सड़क पर पानी पीने आ जाते थे और दो तरफ दूर दूर तक ट्रैफिक रुक जाता था देहरादून साइड में। इधर राजा जी जो हमारा पूरा राजा जी का जो हमारा वन का क्षेत्र है, उधर से भी, और गेंडीघाटा साइड में जहाँ पर अब फ्लाईओवर बन गए, नहीं तो रपटे थे और नदी सड़क पर बनने लगती थी बरसात में, तो सब ये लोग जानवर पानी पीने आते थे। अजगर अक्सर हमारे यहाँ ये बिल्लिकेश्वर कॉलोनी वगैरह में या थोड़े से भी बीएचएल की दीवार के पास बाहर आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं वन विभाग द्वारा। बीएचएल से लेके और हमारा पूरा ये सुरेश्वर देवी मंदिर के साइड का एरिया कई बार गजराज आते हैं, दीवार गिरा जाते हैं जो बाउंड्री वाल बनती है, और बिल्लिकेश्वर कॉलोनी में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सही बात है कि उनके निवास स्थान को अगर मानव ने छीना है या वहां तक अप्रोच लगाई है, तो उसका परिणाम उनको शहर में आने की रास्ता खोलना या निमंत्रण देने की स्थिति बनी है। और अगर वो अपने स्थान पे, तो हम लोग फरारी और सब करके जो नेशनल उसमें सफारी में जाते हैं, तो उनको देख के आते हैं। तो मयूर हैं, हिरन हैं, ये गजराज हैं, ये सब मिलते हैं। अच्छा, तेंदुआ और चीतल भी आजकल पहाड़ी क्षेत्र अल्मोड़ा वगैरह में अक्सर जो है वो घरों से बच्चे तक उठा ले जाते हैं। हमारा उत्तराखंड आपके बंगाल से अछूता नहीं है। और हमारे आज के अतिथिगण अपना और भी परिचय देंगे और बताएंगे साथ साथ कि इस व्यथा से मतलब जो संभाव है, मतलब जैसे पहले भी कहा गया कि वन संपदा, वन्य संपदा और हमारे ये जो कहना चाहिए पादप है, वनस्पति जगत,
ये सब हम पर और हम उन पर निर्भर करते हैं। इसके बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बना रहे, इसी के लिए ज्ञानवर्धन के लिए आप लोगों का, अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आगे के लिए ओवर टू प्रोफेसर पवन शर्मा। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका। अतिथियों से भी मेरा आग्रह है, यूट्यूब लिंक को अपने सर्कल में भेजें, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपनी भावनाओं का प्रचार हो सके। और हमारा कोई स्वार्थ नहीं, ये समाज तक पहुंचे, इसी में हमारा एक परमार्थ है। मैं डॉक्टर श्री मुदित गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके वक्तव्य के लिए। मुदित गुप्ता जी, आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज सभी लोगों को जो आज हमारा वाइल्ड लाइफ डे है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं सुबह आपका फोन आया तो कुछ समय मैंने विचार विमर्श किया खुद से ही, और मैं ये सोच रहा था कि कहाँ से अपनी बात शुरू करूं, क्योंकि बड़ा ही विस्तृत विषय है और जनमानस से जुड़े, जनमानस का विषय होने के साथ साथ ही बहुत ज्यादा साइंटिफिक विषय भी है। लेकिन अभी जो आप लोगों ने मतलब मुझको यहाँ मौका देने के पूर्व जो आप लोग बात कर रहे थे, जो कुछ शब्द आप लोगों ने यूज किए, जो प्रयोग किया आपने, तो मुझे लगा कि ये अपने आप में ही एक मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो हो सकता है। तो जिन बातों पे आप लोगों ने चर्चा की है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको छूने की कोशिश करूं। मेरा मुख्य रूप से जो कार्य क्षेत्र है, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार का जो तराई है, जैसे कि अभी मैं देख रहा था प्रोफेसर अग्निहोत्री साहब उत्तराखंड की बात कर रहे थे, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप बंगाल में हाथियों के विषय की बात कर रहे थे, तो खास तौर से मेरा पिछले 20 वर्षों से जो कार्य क्षेत्र रहा है, ये पीलीभीत से शुरू होके लखीमपुर, दुधवा, बहराइच और तराई होते होते बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहां तक का कार्य क्षेत्र रहा है। जो मुद्दे आप लोग बात कर रहे थे, निश्चित तौर से बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। हालांकि कुछ जो शब्द, कुछ प्रयोग हुए उन पे हमें मतलब कुछ थोड़ा सा आपत्ति भी है, मैं बात करूंगा उस पे आके आपसे। तो मुझे नहीं लगता, देखिए आज का जो अभी ग्रुप है या जो भी लोग इस समय मतलब रात्रि काफी हो गई है, इस समय अगर ये जो वाइल्ड लाइफ डे के दिन सुन रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनसे वाइल्ड लाइफ का जो इम्पोर्टेंस है उसके विषय में कुछ बात करने की जरूरत है। लेकिन हालांकि आज के परिदृश्य में जो वाइल्ड लाइफ की स्थिति है और जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे हमको लगता है कि हम सभी लोगों को मंथन करने की आवश्यकता है। वाइल्ड लाइफ को अगर आप देखें तो आप सभी जानेंगे कि पहले के समय में हम सभी जानते थे, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, उन सभी में आपको वन्य जीवन का जिक्र मिलता है किसी ना किसी रूप में। तो जो आप बात कर रहे थे अभी सहजीवन की, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी बात वार्तालाप में बहुत से शब्द आए हैं, तो अभी मैं देख रहा था कि पवन साहब ने सहजीवन जो है उसकी बात की थी। तो सहजीवन की जो अवधारणा है ये बहुत पुरानी है। आप देखेंगे कि काफी लंबे समय से हम लोग सहजीवन की बात करते आए थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये सहजीवन का शब्द कहीं विलुप्त सा हो गया, है ना। 1972 में जब हमारा भारत में ये हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके पहले एक धारणा इस तरह की विकसित हुई कि जो वन क्षेत्र है वो लोगों के, वो वन्य जीवों के रहने के लिए, और बाहर के क्षेत्र जो हैं वो मनुष्यों के रहने के लिए है। शिकार भी उस समय बहुत चरम पर था। कई हिस्सों में लोग वन्य जीवन को मानव आबादी के निकट या अपने खेतों में बर्दाश्त नहीं करते थे। तो एक मतलब उसको समझे कि सेपरेटिज्म टाइप का हुआ कि वन क्षेत्र आपने निर्धारित कर दिए वन्य जीवों के लिए, बाहर का क्षेत्र निर्धारित कर दिया मनुष्यों के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि मनुष्य हमेशा से ही वन क्षेत्रों पे अतिक्रमण करता रहा अपनी आवश्यकताओं के लिए, लेकिन वन्य जीवन को ये इजाजत नहीं थी कि वो मानव जो सेटलमेंट है या जो खेती की जमीन है वहां पर आकर कोई भी गतिविधि करे। लेकिन समय के साथ साथ अगर इधर मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, क्योंकि वन क्षेत्र काफी सीमित हो गए, जो जो वाइल्ड लाइफ है वो काफी सीमित हो गई। और आज के समय में जैसे जैसे वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संरक्षण की जो मुहिम है वो पहुंची है, और लोगों में स्वयं भी शिक्षा के साथ जागरूकता आई है, तो पुनः एक बार फिर से हम लोग सहजीवन की बात करने लगे हैं। खासकर मैं अपने तराई में इस बात को पुष्टि कर सकता हूँ, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मानव और वन्यजीव सहजीवन में रह रहे हैं। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं भी होती हैं, उस पर भी मैं
अभी आगे आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक कुछ हिस्से हैं कि जहां पर सहजीवन की अवधारणा जो है चरितार्थ हो रही है, और मुझे लगता है ये भविष्य भी है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीमित संसाधन होने की वजह से, सीमित वन क्षेत्र होने की वजह से ये संभव नहीं है कि अगर आप लंबे समय तक वाइल्ड लाइफ को सस्टेन करना चाहते हैं तो उनको बहुत छोटे से दायरे में सीमित कर देना संभव नहीं है। हमको सहजीवन की अवधारणा पर ही बात करनी पड़ेगी। आज के समय में, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा इस समय जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें मैं अगर वन जीवन पे जो जो चैलेंजेस हैं, जो खतरे हैं, उनकी बात करूं तो सबसे कुछ एक 5-6 बिंदु हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूं। मैं उनका कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं करना चाहता। सबसे मुख्य होता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, कि जो हमारा वन जीवन के लिए हैबिटेट, जो अधिवास उपलब्ध है, उसका टुकड़ों में बढ़ जाना। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब बहुत विस्तृत वन क्षेत्र हमारे हुआ करते थे, और वन्य जीवों को एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए वो अपना आवागमन किया करते थे। लेकिन मानव आबादी बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे हमने वन क्षेत्रों में इंक्रोचमेंट किया, और खेत जो जो वन जीवन के लिए उपलब्ध भूमि थी उसको हमने मानव प्रयोग में ले लिया। इस कारण से हमारा वन क्षेत्र जो था वो काफी विखंडित हो गया। आप अभी उत्तराखंड की बात कर रहे थे सर, मैं आपसे बताऊं कि अंग्रेजों के समय में कुछ 100-150 साल पहले, ये जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके उत्तराखंड से लगा के बिहार तक, ये एक वनाधिकारी का क्षेत्र हुआ करता था। और पुराने कई दस्तावेज मौजूद हैं कि इसमें वहां से वन अधिकारी अपना घोड़े पे चलता था और जंगल के भीतर 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 होते होते वो पूरा बिहार तक निकल जाता था। आज के समय में ये संभव नहीं है। क्या हुआ है कि वन क्षेत्र जो है हमारे, जैसे मैंने कहा, कि विखंडित हो गए हैं। अब वन जीव अपने स्वभाव के कारण, अपनी कुछ बायोलॉजिकल जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके कारण, इनको एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करना आवश्यक होता है। लेकिन अब चूंकि वन क्षेत्र विखंडित है, इस कारण से जब वो आवागमन करता है तो उसको मानव जो आबादी क्षेत्र है वहां से होकर गुजरना पड़ता है। तो अब फिर क्या होता है, जैसी बात होती है कि साहब हाथी हमारे गांव में आ गए, शेर हमारे गांव में आ गए, तेंदुए हमारे गांव में आ गए। तो ये इसके एक मुख्य कारण है। दूसरा एक बड़ा इशू है हमारे जंगलों पर जो जो बायोलॉजिकल या जो बायोटिक प्रेशर है, जो जैविक दबाव है। पहले के समय में आबादी कम होती थी तो इंसान की बहुत सी आवश्यकताएं जो हैं वो वन क्षेत्रों से पूरी होती थी। लेकिन अब आबादी तो बहुत बढ़ गई और वन क्षेत्र सिमट गए, तो अधिकांश वन क्षेत्र शायद जो हमारी बढ़ी हुई डिमांड है, बढ़ी हुई जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ति करने में संभव नहीं है। तो इस कारण से भी एक टकराव की स्थिति बनी रहती है। तीसरा जो एक मुख्य चैलेंज है वो पोचिंग या इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है। अब ये एक मिथ सा है, बहुत से लोग कई बार मांस भक्षण के लिए या वन्य जीवन में, खासकर जो वाइल्ड लाइफ में, बहुत सी चीजों का डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह से उपयोग करने की कोशिश करते हैं। विदेशों में भी काफी मांग है। खासकर जो कई लोगों की जो जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है वो भी होती है, कई बार उसके कारण से भी जो वाइल्ड लाइफ के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी डिमांड होती है। इस कारण से कोचिंग का प्रेशर आता है। तीसरा जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, इन सभी कारण से, जैसे मैंने कहा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण या तमाम कारणों से, जब मानव और वन्यजीव का टकराव होता है, अब वो नकारात्मक होता है, तो उस कारण से भी दोनों तरफ क्षति उठानी पड़ती है। तो ये भी एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। तीसरा मैं देख रहा था कि अभी बातचीत में एक मुद्दा आ रहा था, साहब बता रहे थे कि वो एक हाथियों का कॉरिडोर हुआ करता था, वहां से सड़क वगैरह निकल गई है। तो विकास जो हो रहा है इसमें जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ने जो रैखिक, कॉरिडोर बना दिया है हाथी के लिए, फ्लाईओवर ऊपर ले लिया हाँ, है, लेकिन नीचे ये थोड़े भी बना साहब दिया। एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ ये तो हाँ। अभी जागरूकता आई है जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वन्य जीवन के लिए कुछ सोच रहे हैं, हम वहां पर कुछ मिटिगेशन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सा ऐसा डेवलपमेंट हो चुका है जहां पर रेलवे लाइन है, हाईवे निकले हुए हैं, जिस कारण से क्या होता है कि जानवरों के एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे भी हैबिटेट आपका फ्रेगमेंट होता है। तो फ्रेगमेंटेशन एक अपने आप में एक इशू है जो कि वन्य जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा घातक है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि विकास जरूरी है, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है हमको विकास की आवश्यकता है। इतनी बड़ी आबादी को कैटर करने के लिए, उसके लिए फूड, जो भोजन है उसको सुनिश्चित करने के लिए, और भी तमाम आवश्यकताओं के लिए हमको विकास की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक सस्टेनेबल, एक सतत विकास की एक सोच होनी चाहिए, जहां पर कहीं ना कहीं हमको अपने जो वन क्षेत्र हैं और जो हमारे वन्यजीव हैं इनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये सोच
धीरे धीरे आ रही है। मैं तमाम जो कमेटीज है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आज से 10 साल पहले की बात करें तो जब आप वहां पर कोई विकास की बात हो रही होती थी, वहां वन जीवन की बात करते थे, तो लोग शायद लोगों में इतनी स्वीकारोक्ति उसकी नहीं थी। लेकिन आज धीरे धीरे सरकार भी इसके लिए गंभीर है, जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी है उसके लिए काफी गंभीर है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग में था जहां पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज को बुलाया गया था, और वहां पे फॉरेस्ट के लोग भी थे, वाइल्ड लाइफ के लोग थे, और सभी लोग मिलकर यही बात कर रहे थे कि विकास और वन जीव संरक्षण किस तरह चल सकता है। और लास्ट में मैं जो एक मुद्दा है मैं उस पर, जो कि सबसे ज्वलंत होने जा रहा है, वो क्लाइमेट चेंज का है ना। लोग अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस पे गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। अब सारे लोग बहुत उम्र में बड़े हैं हमसे। मैं अगर आप ही लोगों से ये प्रश्न करूं कि आज से 30 साल 35 साल पहले अगर आपसे कहा जाता कि पानी जो है वो बोतलों में भर के बेचा जाएगा तो कोई विश्वास नहीं करता। मैं अपने आप को बचपन की बात बताऊं, 20 साल 25 साल पहले जब ये कॉन्सेप्ट आते थे तो बड़ा सुन के अजीब लगता था। यार पानी ऐसी चीज है कि हमको शायद खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन आज हम और आप भी पानी खरीद के पीते हैं, अपने घर पे आरओ लगवाते हैं जिसमें तमाम पैसा खर्च करते हैं। उसी तरह से ये क्लाइमेट चेंज भी है कि जिसके शुरू में तो बहुत से अप्रोच इसके परिणाम देखने को मिल रहे थे विगत, लेकिन 2-3 सालों से बिल्कुल ही परोक्ष रूप से आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। और जैसे जैसे आने वाले 5 साल और 10 साल और आएंगे, स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि वन्य जीवन तो एक अलग की स्थिति है, पूरा जो मानव जीवन है वो भी संकट में आ जाएगा। लेकिन आज भी अधिकांश आबादी जो है वो बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से उसके लिए विषय भी नहीं है कि जिसपे कोई चर्चा की जा सके। कुछ एक चंद लोग हैं जो जागरूक हैं, जो शायद जिन्होंने इस विषय को पढ़ा है, वो इस पे कुछ बातचीत कर ले रहे हैं। लेकिन आने वाले 10 15 20 साल हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही घातक सिद्ध होने जा रहे हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा नीचे की ओर आता हूं। आप लोग बार बार जो सहजीवन की बात कर रहे थे, सहजीवन आवश्यक है, लेकिन जो हमारा वर्तमान परिदृश्य है उसमें सहजीवन की कीमत भी है। हम हमेशा बात करते हैं, जैसे आप विभिन्न विभिन्न जो अगर आप समुदायों से लोगों से बात करेंगे तो वन्य जीवन के प्रति या सहजीवन के प्रति, आप शहर के लोगों से बात करेंगे, महानगर के लोगों से बात करेंगे, और जंगल के समीप रहने वाले लोगों के बात करेंगे तो बहुत अलग अलग आपको विचार सुनने को मिलेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि सहजीवन की एक कीमत भी होती है जिसको शायद शहर के लोग नहीं चुकाते, है ना। ये हम सभी जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ये हमारे लिए आवश्यक है। जो जंगल के रहने वाले पास रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही, शायद पूरे विश्व के लिए है। लेकिन इस सहजीवन की जो कीमत है, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो संरक्षण की जो कीमत है, इसको केवल कुछ ही लोग चुकाते हैं। तो इस पे भी बात करना काफी आवश्यक है। जरूरत है कि अगर चर्चा की जरूरत है तो हमको, देखिए सहजीवन तो मैं कह रहा हूं आवश्यक है, लेकिन सहजीवन की जो कीमत है उसको कैसे कम किया जाए, है ना। बहुत से आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत से आजकल इकोनॉमिक मॉडल आ गए हैं। नहीं लगता है कि आज इतना समय है कि इन विषय पे मैं बात कर पाऊं। हमारे साथ में साइकत डॉक्टर साइकत साहब भी हैं। पिछली बार भी मैं उनका वक्तव्य, जो उनका वक्तव्य था वो सुन रहा था। मैं इसमें पवन साहब से ये जरूर अनुरोध करूंगा कि कभी साहब समय निकाल कर ये जो को एग्जिस्टेंस के मॉडल हैं, और खासकर इसमें जो इकोनॉमिक एंगल है उस पर वो क्या क्या मॉडल हो सकते हैं, और ये जो कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ को एग्जिस्टेंस की, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पे हमको कभी अलग से बात करने की जरूरत है। क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि मुझको भी सीखने की जरूरत है। मैं भी अगर कुछ चीजें सीखूंगा तो जिन क्षेत्रों में मैं काम कर रहा हूँ वहां बहुत आवश्यक है कि इस तरीके के नए मॉडल्स को मैं ला पाऊँ। साइकत साहब चूंकि एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, पिछली बार भी मैं सुन रहा था, और मुझे लग रहा था कि शायद आपका जो 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 आपका जो ज्ञान है और जो आपकी फील्ड है, शायद हमको इसमें मदद हो सकती है। कुछ कुछ जगह पे इसकी शुरुआत हमने की है, खासकर जो जो बेनिफिट शेयरिंग है, टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में बहुत से लोग घूमने आते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है वहां पर, तो उससे जो बेनिफिट हमको हो रहा है, तो टाइगर रिजर्व के थ्रू हमने कहीं कहीं पे बेनिफिट शेयरिंग शुरू किया है। यहाँ पर हमने टाइगर रिजर्व में कुछ फाउंडेशन बनाए हैं। इसमें जो भी टूरिज्म से जो पैसा आता है वो पूरा पूरा सरकार में जाके, सरकार में ना जाके फाउंडेशन में वो पूरा पैसा जमा होता है। और हमने इस तरह का क्लास किया हुआ है कि 50% से 60% जो पैसा आपको टूरिज्म से आया हुआ है, वाइल्ड लाइफ से आया हुआ है, वो हम वापस कम्युनिटी को कर दें, है ना, जिसको हम बात करते हैं बेनिफिट शेयरिंग की। तो हमने इस पे बात, हमने काम किया। हमने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुधवा टाइगर रिजर्व में विगत 2 सालों से प्रक्रिया चल रही है। तो कभी उसमें फुर्सत से हम लोग बात करेंगे कि हम क्या क्या इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है इसमें यही है, जैसे
मैं अभी पीलीभीत में बात कर रहा था कुछ किसानों से, जैसा बात हो रही थी कि अब हार्वेस्टिंग बड़ी एक अलग इश्यू होता है हमारे यहाँ। जैसे सहजीवन की बात करते हैं तो बहुत सा बाग है जो गन्ने के खेतों में रहता है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो मानव हानि उसमें होती है, इंजरी के बहुत से केस होते हैं। जंगल के पास रहने वाले लोग होते हैं तो उनकी फसल का भी नुकसान होता है वन्य जीवों से, हाथियों से। तो उसकी कीमत के लिए हम ये सोच रहे थे कि इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं, तो हमारे यहाँ चूंकि शुगर केन बेल्ट है, तो इसको टाइगर शुगर केन या एलिफेंट शुगर केन के रूप में टैगिंग की जाए। अभी हम कुछ शुगर फैक्ट्री जो बड़ी बड़ी हैं उनसे इसमें चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है कि इनमें किसानों को सहूलियतें दी जाए और इनका जो गन्ना खरीदा जाए, उनके गन्ने से जो आप प्रोडक्ट बनाएं, वो आप शुगर केन बनाते हैं या आप गुड़ बनाते हैं या कुछ और भी प्रोडक्ट्स अगर बनता है, तो उस पर आप एक स्पेशल टैग दें कि ये टाइगर फ्रेंडली है या कुछ है, और वो जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो वो आप किसानों को वापस करें। हालांकि ये बहुत, अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, तो लेकिन हमारा मानना वही है कि जो कॉस्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस है या कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन है, उसको किसानों को हम वापस कर पाए, उनको हम आम लोगों को वापस कर पाए। तो कुछ एक मॉडल है, हमने कुछ एक यहाँ पे अपने यहाँ शुरू किए हुए हैं। खासकर कुछ मॉडल की मैं बात कर रहा था कि जो जमीन है उस जमीन का कुछ कॉम्पनसेशन हम किसानों को दे पाए। तो लेकिन ये चर्चा, अगर मैं इस पे एक एक टॉपिक पर चर्चा करना शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। मैं लगभग 15 मिनट मान रहा था अपने लिए, 15-20 मिनट। तो उसको मानते हुए बस मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। लेकिन कुछ एक मुद्दे जो मैंने आपसे कहे हैं कि ये मुद्दे स्टार्ट पॉइंट हैं डिस्कशन के, कि जिन पे हम और ज्यादा गहरी जो परिचर्चा है वो कर सकते हैं। हालांकि मैं मैं पवन साहब से एक बात पे क्षमा मानना चाहूंगा। मैं चूंकि उन्हीं के बीच में ये काम करता हूं, मेरा मानना है कि वन्यजीव खूंखार नहीं होता है। क्योंकि मुझको लगता है कि मानव से बड़ा खूंखार प्राणी कोई नहीं है। जितना नुकसान वन्य जीवन मनुष्य को करता है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान मनुष्य वन्य जीवन को करता है। और ये जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिसमें कभी मनुष्य की मतलब दुखद मृत्यु भी होती है, या मेरा मानना है कि ये नुकसान दोनों तरफ होता है। मनुष्य को हम एक सार्वभौमिक रूप से सबसे ऊपर मान लेते हैं, तो हमको लगता है कि मनुष्य चला गया तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अधिकांश घटनाएं ये दुर्घटनावश होती हैं, दोनों तरफ। मतलब हम, मेरा मानना होता है कि इसमें वन्य जीवन की जो जो गलती होती है वो थोड़ी कम होती है। अधिकांश जो होती है वो दुर्घटनावश होती है। जैसे मार्ग पर चल रहे हैं कि दुर्घटना हो गई, उसी तरह से होती है। वन्य जीव जो होता है, कोई भी वो बाघ हो, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मानव से दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्घटना तो फिर दुर्घटना होती है, वो कहीं भी होती है। तो हम लोग बात करेंगे, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने पिछली बार भी मैं जब बात कर रहा था तो शायद मुझे लगा था कि मैं बहुत सुपरफिशियल बात ही कर पाया हूँ। तो ये जितने विषय मैंने बात की है, मैं जरूर ये अनुरोध करूंगा, खासकर जो को एग्जिस्टेंस का जो एक इशू है, इस पे आप लोग एक कोई और गहन परिचर्चा रखें, क्योंकि उसमें मेरे लिए भी सीखने को काफी कुछ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात बात में खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अभी इसके बाद में डॉक्टर साकेत भी जब अपनी बात करेंगे तो इसी बात पे शायद हमको और ज्यादा विस्तृत और गहन कुछ जानकारी जानने को मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद पवन साहब। बहुत बहुत आभार मोदी जी, बहुत बहुत आभार। मैं आप आग है और शेयर करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छाई है एक आपकी। मुझे लगता है कि आपकी आवाज रुक गई, आप म्यूट हो गए। पे एक सीरीज प्रारंभ करें, और वो हम्म। सीरीज हमारी अलग अलग टॉपिक्स पे हो। वो टॉपिक बता दें, वीक में एक दिन बता दें कौन सा दिन आपको सूट करता है, टाइम बता दें। हम उस समय आप जिनको कहेंगे वो अच्छे अच्छे स्पीकर बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। तो मैं इतनी सी प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से भी और सहगल जी से भी। ये सब मोदी जी मैं हमें गाइड कोशिश करता करेंगे। हूँ, वो होता है काम में व्यस्तता तो थोड़ी रहती है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं लगभग 20 दिन के प्रवास में कीनिया और तंजानिया से लौटा हूँ। तो वहां पे जी। भी मैंने ये कोएग्जिस्टेंस के बहुत थोड़े से अलग अलग मॉडल देखे हैं, कि वो लोग टूरिज्म को और कोएग्जिस्टेंस को एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। मैं चाहता था कि आपसे इसमें जिक्र करूं, ये कीनिया और तंजानिया, खासकर जो आपका साउदर्न कीनिया है और नॉर्दर्न तंजानिया है, इस पूरे इलाके में मसाई ट्राइब पाई जाती है। तो उनसे भी काफी कुछ सीखने को है कि किस तरीके से। और बड़ा आश्चर्य है कि जैसे मसाई ट्राइब है, जंगलों में ये रहते आए हैं और ये मांस खाते हैं, खून पीते हैं और दूध का सेवन करते हैं, लेकिन केवल ये पालतू पशु का करते हैं।
मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो ट्रेडिशनली कभी भी किसी वन्य जीवन का शिकार नहीं करते। वहां पे उनको गाय, मतलब यह परंपरागत तौर पर वो गांव गाय वहां पे रखते हैं। अब पूरी तरीके से उनका जो जीवन शैली और जो भोजन है वो गाय पर ही निर्भर है, शिकार नहीं करते हैं। तो ये भी देखिए कोएग्जिस्टेंस का कितना एक एक अच्छा सा उदाहरण है। वहां की सरकारों ने टूरिज्म को इतने अच्छे ढंग से वहां पर इन लोगों ने उसको कह लीजिए कि डिजाइन किया हुआ है कि बहुत उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर टूरिज्म से आ रहा है। अच्छे ढंग से वो कंजर्वेशन भी करते हैं, बहुत एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ का। और टूरिस्ट जो टूरिज्म है उसको भी एक अलग ही लेवल पर, खासकर कीनिया में वो लोग ले गए हैं। तंजानिया में तो अभी और भी मॉडल है, वहां पर हंटिंग वगैरह भी करते हैं। शायद हम लोग मतलब को इतना वो मॉडल इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत से मॉडल हैं। जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि बहुत से मॉडल हैं कि जो लोग जो 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 कंजर्वेशन को एग्जिस्टेंस को लोग लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है इस तरह की चीजों का। धन्यवाद, माफ करिएगा सर दोबारा से। सर क्या आपका? डॉक्टर मुंशी गुप्ता सर, एक चीज आपसे और हमें चाहे गए कि आपके जो बहुत ही बहुमूल्य सुझाव मिलेंगे, वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे उस दृष्टिकोण से कि हमारा जो वन्य संपदा है पूरी, वहां पर ही हमारी आयुर्वेदिक हर्ब्स है, हमारी बहुत बड़ी हाँ वनौषधियां हैं। और तो हमारे जो वैद्य लोग जाते हैं या उनके साथ जाते हैं, तो वो कैसे वन्य से बचाव कर सके। और दूसरे महिलाएं हैं, वो लकड़ी बीनने जाती हैं, जिन पर उनके जान माल का खतरा रहता है, जबकि वो हिंसा नहीं कोई करने का है, लेकिन वो आपने कहा ना दुर्घटना से हो सकता है। तो आपका जो कि इतना क्लोज एसोसिएशन है, पूरा क्षेत्र और अनुभव है, उसमें भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी कि हम वनौषधियों के क्रम में बहुत दुर्लभ प्रजातियां जो गहन गहन फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट है, उधर मिलती हैं। तो थोड़ा जब भी आप आइंदा अपनी जब बनाएंगे सीरीज, तो हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा। और एक उसमें कोशिश भी होगी, आप उसको सस्टेन भी कर सकते हैं वहां ये पर। मैं साहब मैं इसके लिए पवन साहब से अलग से बात करूंगा। हमारे यहाँ एक पीलीभीत का ये आपका आयुर्वेदिक महाविद्यालय है जी सर, मैं पीलीभीत में। फरुखाबाद का शाहजहांपुर में पोस्टेड रहा हूँ। पीलीभीत हमारा ललित हरि आयुर्वेदिक कॉलेज है। हाँ, तो और वहां पर इस समय वहां के जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, हरिशंकर तिवारी नाम है शायद। जी जी, हर्ष तिवारी है, और राकेश द्विवेदी जी थे वहाँ। हाँ, तो उनसे मेरा वार्तालाप हुआ करता है। वो कई बार ठीक, मेरी उनसे बात हुई है। वो कहीं ना कहीं वनस्पतियों की बात किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने काफी काम किया है इस क्षेत्र में तराई पे। अगर आपके पास उनका संपर्क नहीं होगा तो मैं दूंगा आपको। तो इस विषय में अगर आप उनको जोड़ेंगे तो बहुत बहुमूल्य जानकारी आपको उनसे हाँ, मिलेगी। जी जी। क्योंकि अब पहले तो हरिद्वार एक ही था, हरिद्वार उत्तराखंड, तो इसलिए वो चीजें कम्युनिकेट हो जाती थी। अब थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट अलग हो गया। हमारा उनसे चलिए कई बार आप। इस पे वार्तालाप हुआ करता है इस विषयों जी पे। हालांकि मैं जी वनस्पतियों का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उनको जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आपको बिल्कुल। उनसे जो खासकर वन औषधियां हैं इन पे मिलेगी। जी, जी, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद बहुत जी। आभार। जी, और पवन शर्मा जी। Now I would like to communicate my sincere thanks to Dr. Sakat Basu because he was first person. He is the first person. आप तो भोपाल में, कलकत्ता में कहाँ, आप अब कहीं वहाँ जामनगर तो नहीं जा रहे हैं? बड़ी भीड़ हो रही है वहाँ। Sharma ji is traveling all over the India हाँ, now. नहीं, हमारे निशांत शुक्ला जी और I आज would like हमारे to गुजरात वाले लोग नहीं जुड़े हैं। ये सब अंबानी जी के खातिर में है इस समय। अच्छा 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 अच्छा। जामनगर में ही है ना वो तो। जी जी, अभी तो जामनगर तो वर्ल्ड आया हुआ है। चलिए। डॉक्टर सकत बसु, मु- वेलकम मुझे वेलकम। मुझे तो अदानी जी की उधर हमारे शर्मा साहब अंबानी के गए हुए हैं। मुझे अगर अदानी जी का कोई इनविटेशन मिल जाता तो मेरा जिंदगी बन जाता। हो मैंने सकता कहता है। कि चलिए आए आए एक साथ, और लाइक क्या कहते हैं, वो जामनगर से क्या कहते हैं भुज तक एक हाईवे बना देते हैं। जी, उसमें से इतना कमाई हो जाएगा कि वेस्ट बंगाल में मैं एक डिस्ट्रिक्ट ही खरीद लूंगा। जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत जी सर, बढ़िया। स्वागत है, Thank you, आइए। thank you, thank you, thank you, thank you, thank you once again for bringing me to this platform. I want to acknowledge my deep respect for previous speaker, Mr. Gupta, Dr. Gupta ji. He mentioned several times about various important issues and also indicated that he is also looking for the solutions and all these parts. So on this Wildlife Day, we have discussed a lot about, like, what are the factors which are causing problem for the extinction of wildlife, for the loss of biodiversity.
without repeating the same thing, what I'm going to highlight is what are my suggestions, like based on my experience in dealing with this thing, what I think is are some of the suggestions that the government of India needs to put an emphasis on from now on. Like there has been a humongous work done by successive governments of India from post independence till day, and we could reap the benefits of many of these policies, and many of the strategies that the government has taken has given rise to many of the successful rise in population of many wildlife species and so on. But at the same time, there are a few areas which I think needs observation, needs careful thinking and observation by the government of India and the corresponding state governments to take issues or to think about some important strategies to resolve these problems. If we could resolve these issues, or if we could figure out strategies for this, I think this could help India in a longer term in building up our wildlife populations or protecting them more successfully. So one of my few of my suggestions, humble suggestions, are: number one is creation of a dedicated forest protection force in the line of Border Security Force or CISF, like a well-trained, highly disciplined what you call forest security forces. Why do we need this? जैसे आप देखेंगे, like our foresters or the lowest level staff of our forestry services are people who are going into the jungle with only a stick, or in rare cases they have guns, or even if they have guns, these are the 303 guns from our British colonial period, and I do not know whether this will fire. This will fire under circumstances when they need them. And this is not firing on the wildlife for their protection. This is firing for the intruders who are getting into the forest. This is firing for insurgents who are getting into the forest, from poachers, wildlife traffickers, and all these people who are crossing through our border, entering into India in specific areas, and being involved in poaching, in trafficking of wildlife, and taking them out of the Indian border into China. This is a very serious issue that the government needs to think about while providing protection to our security forces in a multiple layer. We have BSF, we have CISF. If we could have a dedicated industrial protection forces, like in India, forest is not recognized as an industry, but all over the world, forest is a living industry. It produces both timber and non-timber minor forest products and are essential as a viable natural resources, without which the sustenance of the ecosystems will be degraded. And the people that our forest, our humble forest guards are facing are formidable. They have AK-47 automatic assault rifles, AK-56, high-level night vision instruments, night vision goggles, GPS trackers, and whatnot. Against them, we have a humble man standing there with a piece of a stick, like our police constable. This is an unfair battle, and the kind of which the forest, our conservation systems is changing. Threats to the forest threats to our forest is significantly increasing. We need highly trained paramilitary Indian forest security forces. I think this will not only add to the security of the country, this will add to the security of the forest by a disciplined force. And why am I talking about this? Say the chief wildlife warden of the India, or the higher officials that comes from the Indian Forest Service, they rarely get a chance to get into the forest. They are having secured meeting in circuit houses or in the forest departments or in the towns, where they are being provided with 5 or 6 or 3 or 4 commandos with AK-47, AK-56, where there is very little physical assault threat on them. They are protected. They are already in a secured part. But those people who are working in extreme remote areas, vulnerable to attacks by our insurgents group, vulnerable to be attacks by our poachers and stuff, they do not have a strong line of defense. I sincerely believe by not training and educating our ground forces for forest protection, we are making them vulnerable. And as a nation, to build upon and protect our forest, we need a dedicated forest protection forces, which is coming up in Brazil and many other African countries. India is lacking on that. We need, number one, a paramilitary force. Number two,
The border infiltration, like there has been, Indian government has achieved great success in conservation of wildlife within the main country, inside, far away from the border. But if you go and look into the border areas of India, these are the most vulnerable areas for wildlife trafficking, include poachers, insurgents, human trafficking, smuggling and whatnot. And which are the most vulnerable border? One may think about Indo-China border, one may think about Indo-Pakistan border. No, these are not that insecure border. India's most insecure border, according to me, based on my observation, is the Indo-Myanmar border. These 1,650 kilometers that stretches across Arunachal Pradesh, our Nagaland and Mizoram, is one of the most vulnerable under soft belly of India, from the perspective of a future Chinese attack on India, from a security purposes, for infiltration of intruders, insurgents, and also for it is one of the biggest wildlife trafficking corridors with respect to the entire South Asia. This huge, porous, unprotected border is a danger for India. For many years, I have written many articles, many papers, sent letters to the government of India, indicating that these border needs immediate attention of the government of India. Along the border is complete anarchy. You have very few army final posts out in there. When I have visited and traveled these areas, I have neither seen any army, I have neither seen any police, no foresters, no government officials. By paying 500 to 1,000 rupees, by crossing across the boats into the river, you will reach lands here. As an ordinary person could reach there, and you won't even know whether you are in India or whether you are in Myanmar. This is so insecure, and huge uninhabited areas which are no lights, no border security, no military presence. I do not know what the government has been doing for 7+ decades now post independence. This is India's soft belly. Unless India secure this border, it will be dangerous. And along with the Indo-Myanmar border, the Indo-Bangladesh border and the Siliguri corridor across North Bengal into Nepal, Bhutan, and Tibet, on one hand, and to the access to Northeast India, this is another deadly area that is coming up with huge wildlife trafficking regions. So the government of India has done its part, but it is now important to set up cooperation, coordination, collaboration along with the countries adjacent. India needs collaboration from the Nepali government, from the Bhutanese government, from Bangladesh, Sri Lanka, also to work together side by side on sharing in ground intelligence with respect to poachers moving, infiltrators moving across the international border. You now know that in Myanmar, there is anarchy going on, there is war going on, so there is no communication on either side, I understand. Burmese soldiers are coming on to the Indian soil and surrendering. I mean, this is the latest case. Burma became independent in 1948. Since 1948 till date, it has been an insecure border. I do not know why the government of India and the successive governments have not taken any significant state of protecting and securing this border. And this is also India's one of the most hottest biodiversity area. The amount of the border is so porous that a huge amount of wildlife poached not only from India, but also coming from other countries, going through mainland India, into Northeast India, through Arunachal Pradesh, particularly Nagaland, Manipur. This is being trafficked into adjoining Myanmar, and from there to northern Myanmar into China. So these corridors are very dangerous for the wildlife protection security, and the government of India cannot handle this on its own. We need cooperation from the adjacent countries, which I have named in innumerable times as joint international forest management. Forest along the international border needs patrolling both by India and the adjoining government. There has been some collaboration between the India and the Bangladesh government, particularly in and around the Sundarban regions, to secure it from infiltration, smuggling, wildlife trafficking, and movements of insurgents. But it's still, tip of the iceberg. We need investment. We need cooperation of these countries to work together for securing the border areas, for the security of the country, as also for preventing wildlife trafficking, poaching, human trafficking, and smuggling of contraband commodities across these international borders. These are areas that the government cannot ignore. I do not believe the next wave of challenge for the government of India from a security purpose is coming along the Indo-China border or along the Indo-Pakistan border.
It is going to be happen along India's soft belly, the Indo-Myanmar border. If the government does not pay attention, Indians will have to pay a very heavy price down in the line. Number one. This is point number two. Point number three is we need coordination and cooperation of action between various government agencies. For example, there is this Indian Forest Department, both at the central and the state level, which is associated and working towards the conservation of the forest, protection of wildlife, protection of timber and non-timber forest minor products. And the Forest Department also does forest surveys, forest census after every few years. But it's unfortunate that these countries also have gigantic organizations like the Botanical Survey of India, the Anthropological Survey of India, Geological Surveys of India, Zoological Survey of India. All these huge organizations also do an extensive research survey of various areas, but there is no coordination between this department. There is no coordination between exchange of resource person, no coordination of data, no coordination of resources and data points or specimen collections, where I believe that these organizations could benefit extensively from one another. The US Geological Survey not only does geological survey for USA, but it is also a partner of Pentagon in security. The kind of high quality information they provide with respect to intelligence, geological formations, other necessary geological informations that are pertaining to security, and it is very, very important service that they are part. They do survey in extreme remote areas where even armies do not infiltrate. So I think the government of India needs to think about these and bring all these agencies together on a common platform and bring about parallel interconnectedness between them. Without this interconnectedness, I think India is losing out in properly and judiciously using these resources or this resource person that we have and restricted in various organizations so that they can work together, help in the forest conservation. Last but not the least is success of the conservation of wildlife does not depend only upon gadgets and technology like we have now. Like, there was a time when used to collect data about the number of tigers or tiger census based on pug marks. Now this has been abandoned because it is considered to be a less efficient method. So we have now camera traps, we have softwares which analyzes pictures of body stripes of tiger taken and they can separate one tiger from another. There are efficient DNA technology available now that can look into the DNA of excreta, coprological studies, like which means excreta of various animals and wildlife found in the forest could be analyzed, their far could be analyzed for genetic analysis. They could be identified, barcoding technology is available. Then there is the use of drones for biomonitoring and surveillance, use of radio collars for telemetry, for identifying, tracking the migration pathways of wildlife as they're moving and stuff. And whatnot. More and more, maybe down in the line, artificial intelligence will come in and help more in wildlife conservation part. But you do this when you have the wildlife. When your wildlife is vanishing, then all these technologies are textbook technologies. They are of no use if there are no forests. If the forest is reducing in size in proportionately way, then all these modern gadgets technology means nothing towards the tool of conservation. If we cannot secure the borders, you cannot restrict a wildlife. For example, a tiger or a elephant moving from India into Nepal, India into Bangladesh, or India from Bangladesh into Myanmar, we cannot control their migration. But at the same time, we can provide them the safe and secure path by talking to the adjacent government, by securing the migratory paths, by not only protecting them in India, but also taking the other foreign governments on the other side of the borders to work together with us. This could be a gigantic pathway that the Indian government and no other countries have done before. There are international rules across North America where the signatory countries make pledge or take pledge in protecting birds that are migratory, that are moving from one country to another. They are by law susceptible to protection. Otherwise, they are subject to prosecution. We need these kind of laws to protect transboundary migratory animals, movement of migratory birds, migratory fishes and stuff. We need to bring in more cooperation with the adjacent country, not only for trade and commerce, not only for business, but also to work towards the conservation of nature, forest, particularly the huge unattended natural resources forest we have along the border regions. Border regions are, inherently remote,
and they have forested parts. Unless we take surveys in these areas, unless we take very much close observation of the natural resources located there and identify why they are porous, where they are porous, and take steps to secure them, all the gadgets that we are talking about is of no use, because if there is no wildlife, what are you going to look for survey? They are gone. So this is the way. For example, pangolin. The pangolin is considered now the world's highest trafficked wildlife, and pangolins are found in India, China, and Southeast Asia and Africa. And from all these countries, pangolins are almost pushed towards the verge of extinction, because there is a huge demand for pangolin meat in China because of the delicacy of pangolin meat. I mean, I do not know, when you have so much advanced poultry, livestock production, why do you need wildlife to feed upon or feast upon? It's a cultural habit. But these cultural habits of China and other Southeast Asian countries are causing havoc around the world in almost pushing few species like pangolins towards extinction. This shy nocturnal animal is not seen very, very frequently nowadays. Even if you go into the border regions, there are bush markets where people use bush meat or wildlife meat as a source of sustenance, because they do not have wildlife, or because they do not have modern poultry, livestock production. So there is this economic reason too, where people are losing the wildlife, and the government has to work in, provide them with poultry, provide them with livestock animals, so that they can breed them and use them as source of food, as source of sustenance, rather than going into the wildlife. So these are very critical issues that I feel that we need to take consider of, particularly in the border areas where we have one of the richest of the forest, one of the most biodiverse areas, and these are also remote, inaccessible, difficult terrain to work upon. Very little surveys, very little organized data collection has been done till date from the time of the British colonial period. Possibly due to threats to the personnel who wants to work there. These kind of survey in the border areas need cooperation of our security services, border ground security services, border security services, our intelligence services, support from our narcotics department, all along with the various survey agencies like the Botanical Survey, Zoological Survey, and the forest departments, all to work together. We could grow so much by working with one another rather than by keeping us segregated at this platform. So these are the few suggestions that and also there needs to be continuous biomonitoring and surveillance of the forested areas. We need to increase the number of forest guards to work in the forest, and also to involve people living in and around the forest to be a part of this initiative. We need to make the people who are either residents within the forest, tribal communities living in the forest, outside the forest, in the fringe areas or rural remote communities, because they can become very effectively the eyes and hands of the forest department in providing them intelligence. Which insurgent groups are operating in this particular area? Who are they taking help from? What are the porous areas where these people are infiltrating and moving in and out of India? All this information and forest natural resources, where to look for a particular species. They are one of the best trackers of the world. And unless we use this resource as a part of the forest department, as has been very successfully done in case of Kaziranga Wildlife Sanctuary, these model needs to be expanded and extended to every sanctuary, national park, biodiversity reserves, and biodiversity hotspots across India, to involve local people who live by the forest in most of the life. They know the forest intimately. A forester working 20 or 30 years do not have the knowledge accumulated that a tribal community living in that forest has accumulated for hundreds of years, be it location of wildlife, be it is location of particular medicinal plants, medicinal or ornamental orchids, how they behave, what is their life cycle, when they flower, when they breed. All these informations are available with them. We need to harvest them from these people by making them our friends, by making them as stakeholders in the process. So with this, I think these are my humble suggestions to the government of India and the state governments, that we could work together and make out a strategy plan that can help in wildlife conservation. Thank you once again, Agnihotri ji, Sharma ji, for giving me this platform. And also once again, I thank our co-speaker, Gupta ji, for being on this platform and sharing his valuable experience and knowledge with us. Thank you very much. Thank you, Dr. Sagar. You are the pillar of this AYUSH Samriddhi. So please Thank you, sir. don't say this. Agnihotri sir,
And Really, आप सही मुझे कहा. लगता है कि वो Not only दोबारा not बुला only सकते हैं. not only pillar, but he is always ready for us for any of the topic at any time. I think it's always his turn comes always very late, near about 11 p.m. According to Indian time. So it's really a very great cooperation from his side, that he is always ready, and I never feel say any tension or any, I think inviting me late, whatever. But the suggestions are equally so important, that in the field of this wildlife reserve, we should be very practical, because they are also living beings, and their life is not only important but very important, even from the point of view of their being itself, for the new generation to view, to see, to visit as a jungle safari. So it's important that their life should be protected, and life Very, is very good. yeah, Yeah. No, thank you. life Thank you. life will definitely be there with the help of the fooding they need. This is very important, because of the need of food, they used to come to the urban side, or the city side. So that is very important. And as far as your this thing is concerned, that the security for the wildlife, for the visitors, and also for the national boundaries, it is equally important, and it can be given in a form of at par to BSF. It's very great suggestion. And I think our Shri Mudit Gupta ji was with us, and he is working in the same line with the government support. So our remembering today is the Wildlife Day, and having a talk or discussion with you people, learned people, that will definitely carry the meaning of remembering this day as a Wildlife Day. So thank you so much for your presence, for your knowledgeable adding on the experiences to our platform. Thank you so much. And I think it's a really late hours that most of the persons मोदी have जी से एक given. बार फिर कमेंट्स ले लें, और जगदीश्वर जी से कंक्लूजन. मोदी जी से एक बार. आइए Thank आइए, you, स्वागत है Aman आपका. Saab. Just want to, जी include, as Saika Saab was saying, in जी Tarai also, on the Indo-Nepal border, no, there is SSB, the Shashakt Seema Bal, and they are very important stakeholders for us. They are all along the border, and in terms of illegal wildlife trade. So we are very closely working with them also. And as you are saying that in Tiger Reserve, there should be a pioneer force. So let me tell you, I have also written it on the in the chat box. The Tiger Reserves are now have started deputing Special Tiger Protection Force. So basically, these are the personnel from the PSC which are being trained for the wildlife thing. And in Dudhwa Tiger Reserve, they dedicated force of some 150 personnel. Like that, in Pilibhit also, we are on our way. So this is a dedicated team which have the only work to patrol in the forest and protect the forest. They have very sophisticated weapons. But one thing as you are saying, I don't think, they have some authority to kill actually. India may, in our Wildlife Protection Act, uh, the you can say the rights are very restricted with the forces. So this is one issue. But even though they are very effective in curbing the poaching in tiger reserve. So this STPF ये सब कहीं तो नहीं है, but in most of the tiger reserves they are being deployed for the protection. Yeah, over. Thank you so much, sir. Thank you so much for the adding on of the suggestion and counter suggestions. I think if we will all become aware, the basic theme which is there in our mind will take its shape in coming years, and we will in position, or the government of India will be in position to protect the life. They are making all efforts, bringing the reserve the species of tiger and all that from the other countries, simply because to make our this
wealth rich and rich. So I do hope that the government of India will definitely take decision according to the need and great protection of the wildlife and their habitat also, because as you told earlier that it's a matter of eco balance. अगर हम राम राज्य की तरफ जाएंगे तो वहाँ ये चीज आती थी कि क्या है, रहें एक संग गज पंचानन, जो आपने कहा था ना कि हम समन्वय सहजीवन की बात करते, तो वहाँ इस टाइप का था। तो तभी होगा जब अच्छी सोच होगी, सभी के जीवन के लिए हम लोग चिंतित होंगे, सभी के भोजन के लिए चिंतित होंगे, सभी के निवास के लिए चिंतित रहेंगे, प्रयास करेंगे, चिंतित ही नहीं केवल प्रयास भी करेंगे, तो ये समन्वय और सहजीवन की बात की जो विचारधारा है, जो मौलिक चिंतन है, वो साकार हो सकेगा। इन्हीं शब्दों से आते हम सभी अपने अतीत वक्ताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं, और उन्होंने समय दिया। जगदीश्वर जी से जी हाँ, कंक्लूजन का आदरणीय आदरणीय डॉक्टर जगदीश डोमा जी से निवेदन है कि वो आज के इस प्रोग्राम पर अपने आशीर्वचन देके आज के कार्रवाई की समापन की तरफ ले चले। आदरणीय डॉक्टर डोमा जी, नमस्कार। सर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तो जुड़े हुए तो हैं, ठीक है, जुड़े हुए, लेकिन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हाँ। मुदित जी से फिर प्रार्थना करते हैं, शेखर जी से। मुदित जी हमें बताएं कौन कौन से टॉपिक पे हम वेबिनार करें, कौन सा डेट हो, क्या टाइम हो, कौन से स्पीकर हो। सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुभ रात्रि।